तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल डीओपी एग्जाम पर, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एग्जाम पर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी एग्जाम के लिए, चाहे आपके जीडीसी एमटीएस का एग्ज़ाम हो या पोस्टमैन का हो या पीए का हो, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक आपके तीनों एग्ज़ामों में आएगा। और दोस्तों ये टॉपिक आपके इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो जीडीएस से पोस्टमैन का एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल, उसमें काफ़ी लोग फेल हुए थे सेकंड पेपर में। फर्स्ट पेपर में काफ़ी अच्छे नंबर आए थे लेकिन सेकंड पेपर में फेल हो गए थे। ऐसा आपको नहीं होना है, आपको दोनों पेपरों में पास होना है। इसलिए दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा देखना है। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इसके पास में दिए गए रेड बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि एग्ज़ाम से संबंधित जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों पत्र लिखते समय हमें 3 से 4 बातें पहले ध्यान में रखनी चाहिए। वो पहली है संक्षिप्तता। पत्र में विषय का वर्णन संक्षेप में करना चाहिए, यानी एक ही बात को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। दूसरा है संतुलित भाषा का प्रयोग। पत्र में सरल बोधगम्य भाषा का ही प्रयोग किया जाना है। भाषा ऐसी हो जो पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। यदि आप ऐसी भाषा लिखोगे समझ में नहीं आ रही है तो आपके क्या नंबर आएंगे दोस्तों, इसलिए आपको इजी भाषा में लिखना है। तीसरा है तारतम्यता। पत्र में सभी बातें एक तारतम्य में रखी जानी चाहिए। ऐसा न हो कि आवश्यक बातें तो छूट जाए और पत्र का अधिकांश भाग प्रयुक्त हो जाए। पत्र में सभी बातें उचित क्रम में लिखी होनी चाहिए। तीसरा है दोस्तों शिष्टता। पत्र में नियमित विनम्र और शिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए। चौथा है सज्जा। पत्र को साफ सुथरे कागज पर सुलेख में ही लिखा जाना चाहिए। तिथि स्थान एवं संबोधन यथा स्थान लिखने से पत्र में आकर्षण बढ़ जाना चाहिए। इसलिए दोस्तों जिन चीज़ों को जहाँ पर लिखना चाहिए वहीं पर लिखा जाना चाहिए, अन्य जगह पर नहीं लिखा जाना चाहिए। फिर दोस्तों लास्ट है पत्र का अंत। पत्र के अंत में क्या लिखा जाना चाहिए दोस्तों? पत्र के अंत में जैसे आप बड़े हो तो बहुत दिए, छोटे हो तो शुभेच्छु आदि लिखकर पत्र का अंत करना चाहिए। फिर दोस्तों आपके पत्र है वो कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं आपके दोस्तों 2 प्रकार के। पहला अनौपचारिक और दूसरा औपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र क्या होता है दोस्तों, वो मैं बताता हूँ आपको। अनौपचारिक पत्र होता है वो आपके सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। जो हमारे सगे हो, निजी हो, इन्हें व्यक्तिगत पत्र कहा जाता है। इनमें व्यक्तिगत प्रवृत्तियों, दुख सुख, हर्ष, उत्साह, बधाई, शुभकामनाएं आदि का वर्णन किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों की भाषा आत्मीय व हृदय को स्पर्श करने वाली होती है। जैसे दोस्तों हम उदाहरण देखते हैं, एक पिता द्वारा अपने पुत्र को लिखा गया पत्र। छात्रावास में पढ़ रहे पिता द्वारा मनी ऑर्डर भेजे जाने एक पत्र। दोस्तों यहाँ पे ऊपर एड्रेस आ जाएगा भेजने वाले का, जैसे पोखरखाली, अल्मोड़ा, दिनांक 10/4/20। इसलिए दोस्तों यहाँ पर तो ऊपर आपका आएगा एड्रेस। लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर आपका एड्रेस आएगा, इसको ध्यान रखना है। एड्रेस आएगा लेफ्ट साइड में। फिर प्रिय बेटा या भाई हो तो अनुज, या आपका दोस्त हो तो प्रिय दोस्त, इस प्रिय की जगह आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, जो ये प्रिय लिखा हुआ है यहाँ पे अपने दोस्त को लेटर लिख रहे हो तो प्रिय मित्र, पिता अपने बेटे को लिख रहा है तो प्रिय बेटा, भाई लिख रहा है तो प्रिय अनुज। फिर दोस्तों शुभाशीष, यानी वह अपने बेटे को आशीर्वाद दे रहा है। यहाँ सब कुशल पूर्वक है, आशा है कि तुम भी सकुशल होंगे। आज ही तुम्हारा पत्र मिला है, आज ही तुम्हारा पत्र मिला है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम्हारी लिखित परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र हो गए और तुमने दोनों प्रश्न पत्रों को बहुत अच्छे ढंग से किया है। मैंने आज ही 5,000 रुपये का मनी ऑर्डर तुम्हारे नाम भेज दिया। आशा है पत्र के साथ
वह भी मिल जाएगा। अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखना है और इन पैसों का सदुपयोग ही करना है। तुम्हारी माताजी ने तुम्हारे लिए प्यार और भाई बहनों को नमस्ते कहा है और नीचे तुम्हारा पिता आ जाएगा। तो दोस्तों पत्र बहुत सरल है। पत्र वैसे लिखा जाता है जैसे हम स्कूल में लिखते थे। इसलिए दोस्तों देखो पत्र कितना छोटा है और प्यारा है, हमें भी ऐसा ही लिखना है। तो दोस्तों ध्यान रखना, लेफ्ट साइड में पहले हमारा एड्रेस आएगा, फिर उसके नीचे प्रिय बेटा यदि मित्र हो तो प्रिय मित्र, फिर उसके नीचे शुभाशीष अगर आशीर्वाद दे रहे हो तो फिर नीचे से लेटर लिख देना चाहिए। ध्यान रखना किसी बात को दोबारा रिपीट मत करना दोस्तों। फिर दोस्तों इसका फिर हमारा आता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होता है दोस्तों? जो प्रधानाचार्य, पदाधिकारियों, व्यापारियों, ग्राहक, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनमें हमारा निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता। इसमें शालीन भाषा तथा शिष्ट शैली का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादकीय पत्र तथा आवेदन पत्र का वर्णन किया जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे औपचारिक पत्र क्या होता है और अनौपचारिक पत्र क्या होता है। अब दोस्तों इसका उदाहरण देख लेते हैं। अब एक औपचारिक पत्र का, जैसे अपने मोहल्ले के पोस्टमैन की कार्यशैली का वर्णन करते हुए पोस्ट मास्टर को शिकायती पत्र। तो दोस्तों ऊपर एड्रेस आ गया, उसके नीचे दिनांक, फिर दोस्तों आ गया क्या, सेवा में उसके नीचे जस्ट पोस्ट मास्टर, उपडागर, पोखरखली, अल्मोड़ा, फिर नीचे दोस्तों महोदय आएगा। फिर हमें अपना लेटर स्टार्ट कर देना है लिखने के लिए। जैसे इसमें लिखा है, मैं आपका ध्यान मोहल्ला दूंगा दायरा के पोस्टमैन के कर्तव्य विमुखता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस मोहल्ले के निवासियों की शिकायत है कि यहाँ डाक कभी भी समय से नहीं बढ़ती है, अतः यहाँ निवासियों से बड़ी असुविधा है। आपसे निवेदन है कि इस मामले की जानकारी प्राप्त करके उचित कार्रवाई करने की कृपा करें ताकि इस समस्या का निराकरण हो सके। नीचे दोस्तों से धन्यवाद आ गया और नीचे बहुदी आ गया, प्रमोद पंत। तो देखो दोस्तों लेटर कितना अच्छे से लिखा गया है। आपको याद रखना है दोस्तों, लेफ्ट साइड एड्रेस, फिर नीचे सेवा में पोस्ट मास्टर, फिर उपडागर, पोखरगली, अल्मोड़ा, फिर नीचे महोदय जरूर लिखना है दोस्तों। और दोस्तों इसके नीचे आप विषय भी लिख सकते हो, जो इस लेटर में लिखा गया नहीं है, लेकिन आपको दोस्तों लिखना है विषय किसके क्रम में है, शिकायत के क्रम में है, किसके क्रम में वो आपको लिखना है। और नीचे से धन्यवाद, फिर नीचे बहुदी जरूर लिखना है दोस्तों। यदि आपको अच्छे नंबर लाने हो तो आपको एक अच्छा लेटर लिखना ही होगा। तो चलो दोस्तों एक लेटर और देख लेते हैं। जैसे मनी ऑर्डर गायब होने की शिकायत पर, इसमें सेवा में डाकपाल महोदय, मुख्य डाकघर लखनऊ, विषय है मनी ऑर्डर गायब होने की शिकायत पत्र। इससे महोदय सविनय निवेदन है कि मैंने 1 महीने पहले आपके मुख्य डाकघर से 1000 रुपये का मनी ऑर्डर करवाया था। यह मनी ऑर्डर मैंने अपने बड़े भाई के श्री रामचंद्र प्रसाद पता 14 लक्ष्मी नगर सुल्तानपुर के पते पर भेजा था। 20 दिन हो गए, अभी तक यह मनी ऑर्डर नहीं पहुंचा, न ही वापस मुझे मिला है और न ही इस विषय की कोई सूचना मुझे प्राप्त हुई है। इस कारण परेशानी खड़ी हो गई है। मनी ऑर्डर की रसीद नंबर इतनी है तथा दिनांक 11/9/20 है। मैं इसकी एक फोटोकॉपी आपके पास भेज रहा हूँ। कृपया त्वरित इस लापता मनी ऑर्डर की जांच करें, उक्त पते पर भिजवा दें अथवा कोई बात न बनने पर मुझे सूचित करें। आपसे त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा है। सधन्यवाद बहुदी रजनीश सिंह। नीचे आपका एड्रेस आ गया। तो दोस्तों मैंने आपको अच्छे से लेटर बता दिए हैं, कैसे लिखते हैं, कहाँ एड्रेस आता है, लेफ्ट साइड आता है, दिनांक आती है, विषय आती है। तो दोस्तों आपको लेटर अच्छे से लिखना है वहाँ पे, ताकि आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाए। अब दोस्तों हम देखते हैं निबंध कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों जो आपको निबंध लिखना है वो आपको अपनी क्षेत्रीय भाषा में लिखना है। यदि आपकी क्षेत्रीय भाषा हिंदी है तो हिंदी में लिखना है। निबंध केवल 40 से 50 शब्दों में लिखना है। वैसे तो दोस्तों आपको प्रश्न में दिया हुआ होगा कि निबंध कितने शब्दों में लिखना है, तो सिर्फ आपको 50 शब्दों में ही लिखना है, इससे ज़्यादा मत लिखना। आपके एक प्रश्न होगा, उसमें 3 विकल्प होंगे, यानी उसमें 3 निबंध दिए होंगे, लेकिन आपको उनमें से सिर्फ एक निबंध लिखना है किसी एक पर। किसी भी लेख की शुरुआत उसके
विषय परिचय से करें। विषय परिचय दोस्तों आपको स्टार्ट करना है निबंध तो आपको परिचय जो प्रस्तावना होती है उससे करना है। विषय परिचय के बाद उसके मध्य भाग को लिखें तथा अधिक विस्तृत करने के उद्देश्य से उसमें विषय वस्तु से अनावश्यक सामग्री नहीं जोड़े। तो दोस्तों आपको उसमें निबंध को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। यदि आप उसको बड़े करने के भरोसे में कुछ अनावश्यक चीज़ें भी जोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। किसी भी लेख की समाप्ति उसके उपसंहार अर्थात सार से होनी चाहिए, अन्यथा उसे अधूरा समझा जाएगा। तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या लिखना है? दोस्तों हमें सबसे पहले ऊपर लिखते हैं क्या? शीर्षक। दोस्तों ऊपर शीर्षक लिखना है हमें। किस चीज़ के ऊपर हमें निबंध दिया गया है उसे थोड़ा गहरा लिखना है ताकि थोड़ा अच्छा लगे। फिर लिखना है हमें प्रस्तावना। दोस्तों प्रस्तावना का मतलब होता है परिचय। हमें उस शीर्षक के बारे में उसका परिचय लिखना है। फिर विवरण, फिर हमें उसका पूरा विवरण लिखना है। फिर दोस्तों अंत में लिखना है हमें उपसंहार। उपसंहार में दोस्तों हमें निबंध का अंत लिखना है, यानी हमें उससे क्या शिक्षा मिलती है वो सब हमें उपसंहार में लिखना पड़ता है। जैसे दोस्तों निबंध के अंग मैंने बताया था अभी, पहला परिचय या प्रस्तावना। इस भाग में निबंध की विषय वस्तु का परिचय दिया जाता है। दोस्तों ये तीनों बहुत ही जरूरी है, इसको अच्छे से समझना, जिससे उसके पाठकों को अगले भाग को समझने में मदद मिलती है। मध्य भाग यानी विवरण, यह निबंध का शरीर अथवा मुख्य भाग होता है। इसमें विषय वस्तु का विस्तृत वर्णन होता है। इस विषय प्रसार के नाम से भी जाना जाता है तथा यह मध्य भाग प्रत्येक निबंध का सबसे बड़ा भाग भी होता है। उपसंहार किसी भी हिंदी निबंध के अंतिम पैराग्राफ को उपसंहार कहा जाता है। जैसे दोस्तों मैंने आपको कहा था, जिसमें पूरे लेख का संक्षिप्त सार दिया हुआ होता है। तो दोस्तों अब हम निबंध की विशेषता देखते हैं। किसी भी लेख को तब तक सुसंगठित लेख नहीं कहा जा सकता जब तक वह अपने प्रभाव सार्थकता की सभी शर्तों को पूरा ना करता हो। इस दृष्टि से एक अच्छे निबंध की निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। व्याकरण शुद्ध स्पष्ट भाषा। एक अच्छे हिंदी निबंध की भाषा व्याकरण सम्मत पूर्ण स्पष्ट वाक्य रचना के साथ साथ सरल और शुद्ध भाषा में होना चाहिए। तो दोस्तों वो ये निबंध सरल भाषा में होना चाहिए। और दोस्तों विषय अनुकूल भाषा। किसी भी लेख की भाषा यदि व्याकरण के नियमों के अनुसार और स्पष्ट हो मगर विषय वस्तु आधारित न होने की स्थिति में उस लेख को अच्छे निबंध की संज्ञा नहीं दी जा सकती। दोस्तों ये बातें आपको याद रखना है, सभी जो ऊपर लिखी हुई है। तो दोस्तों मैं एक निबंध बता रहा हूँ जो अभी हाल ही में है, कोरोना वायरस पर निबंध। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए दोस्तों मैं लेटेस्ट निबंध लेकर आया हूँ आपके लिए। जैसे दोस्तों इसमें पहले प्रस्तावना। कोरोना वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है। कोविड-19 का संक्रमण बहुत ही जल्द एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इस वायरस से बचाव के लिए सरकार द्वारा सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही। तो दोस्तों ये इसका परिचय हो गया, प्रस्तावना। अब दोस्तों कोरोना वायरस क्या है? अब दोस्तों ये इसकी पूरा क्या है, विवरण है। कोरोना वायरस दोस्तों विवरण में क्या है, कैसे है, ये हम सब लिख सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस यह एक ऐसा संक्रमण है जिसमें व्यक्ति को सर्दी जुकाम और सांस लेने जैसी समस्याएं हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ है तो वायरस उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होता है, इसलिए इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जा रही है। सरकार सामाजिक दूरी बनाए रखने पर जोर दे रही है ताकि इस वायरस से बचा जा सके। यही कारण है कि पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। कोरोना वायरस के दोस्तों लक्षण क्या है? यह बीमारी के लक्षणों की बात करें तो ये सामान्य सर्दी जुकाम या निमोनिया जैसा होता है। इस वायरस का संक्रमण होने के बाद बुखार जुकाम सांस लेने में तकलीफ नाक
बहना, गले में खराश जैसी समस्याएं होती है। यह वायरस एक से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। यह वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन के सामने आया था और तब से यह बड़ी तेजी से दूसरे देशों में भी पहुंच रहा है। अब कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है। हाथों को बार बार धोना है, सफाई का पूरा ध्यान रखना है, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करने में आदत बनाएं, घर में लाए गए किसी भी चीज़ को पहले सैनिटाइज करें फिर उसका इस्तेमाल करें, मोबाइल और लैपटॉप की भी समय पर साफ करते रहें, चेहरे और आंखों पर हाथों से टच नहीं करना है। यदि आपकी चेहरे को बार बार टच करने की आदत है तो इसे तुरंत बदल डालें। दोस्तों, आपको निबंध अच्छी तरह से देखना है क्योंकि ये निबंध आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अभी यही चल रहा है दोस्तों। इसलिए छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए गए टिश्यू को तुरंत बंद डिब्बे में फेंकें। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं, जिसके लिए आप अपनी डाइट में पौष्टिक चीज़ों को शामिल करें। दिन भर कम से कम एक बार हल्दी वाले दूध का सेवन जरूर करें। गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। अपने तापमान श्वसन लक्षणों की जांच नियमित रूप से करें। अब दोस्तों, इसका अंतिम पार्ट है उपसंहार। कोरोना वायरस से बचने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शोधकर्ता वैज्ञानिक इस वायरस से छुटकारा पाने के लिए दवा बनाने में जुटे हुए हैं। सरकार द्वारा लगातार इस खतरनाक बीमारी से बचने के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस महामारी से निजात पा सके। इसलिए यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम नियमों का कड़ाई से पालन करें ताकि हम देश को रोगामुक्त कर सकें। ये रहा दोस्तों आपका निबंध हो गया। अच्छी तरह से मैंने बताया है इसमें क्या क्या ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसमें एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले प्रस्तावना, जो इसका परिचय होता है, वो ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर है, इसमें सबसे पहले इसका परिचय आएगा 1 नंबर। और दोस्तों, ऊपर या शीर्षक ज़रूर लिख देना अच्छे से, थोड़ा मोटे अक्षरों में, ताकि पढ़ने में अच्छा लगे, दिखने में अच्छा लगे। फिर दोस्तों, नीचे इसका विवरण आएगा पूरा, जैसे क्या है, क्यों है, कैसे, इसके बचने के उपाय। फिर दोस्तों, इसके लास्ट में क्या आएगा, इसके लास्ट में उपसंहार, इसका अंतिम में जो मैंने अभी बताया था वो इसका उपसंहार आएगा लास्ट में। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अब पूरा हो गया है। तो दोस्तों, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है निबंध कैसे लिखते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं, किस साइड अपना एड्रेस लिखते हैं। अब आपके दोस्तों इस पार्ट में नंबर नहीं कटने चाहिए। और जो अब अपना अगला वीडियो आएगा नेक्स्ट डे, उसमें सिर्फ स्पेलिंग होगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी दोस्तों, आपके एग्जाम में आ सकती है। इसलिए आपको अगला वीडियो भी देखना है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। इसके पास में दिए गए रेड बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि एग्जाम से संबंधित जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। क्योंकि दोस्तों, अब एग्जाम तक, एमटीएस एग्जाम तक सिर्फ एमटीएस एग्जाम से रिलेटेड ही वीडियो डाले जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। धन्यवाद दोस्तों।